नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि पिछले वर्षों में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं, देखिए एक बात समझिए, अगर आपको प्रश्न भी याद अच्छे से रहता है तो उसका उत्तर भी बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो पहले हम प्रश्न बताएंगे, उसके बाद सभी प्रश्न का उत्तर सरल भाषा में समझाएंगे और एग्जाम में आपको लिखने के लिए कहता है कि आप अपने मन से लिखिए। तो अगर आप समझे हैं प्रश्न का उत्तर तो अपने मन से वहाँ लिखने के लिए कह रहा है, ये नहीं कि आप सेम टू सेम लिख दीजिए किताब की तरह से। जो समझे हैं उसी को लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र लिखें। तो दोस्तों ये तो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिए यहाँ 2 नंबर और 3 और 5 नंबर सभी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 12 नंबर प्रश्न है, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है? श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है? अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार की जांच के लिए किन्हीं एक प्राकृतिक सूचक का नाम लिखें। तो इसका भी दोस्तों बहुत अच्छे से आपको बताएंगे आंसर, जो कि 2 नंबर से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक द्रव्य ओ धातु का नाम बताइए। एक द्रव्य ओ धातु का नाम बताइए। तो आप सभी को मन में याद आ गया होगा, अगर आप पहले से द्रव अवस्था में धातु 2 गो ही पाया जाता है, जिसमें से कि आपको एगो पूछ दिया है ओ धातु, तो आपको याद आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दें। 17 नंबर प्रश्न है, पीएच स्केल क्या है? रक्त का पीएच मान लिखें। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न का यूपीएससी नाम लिखें। तो दोस्तों इसका नाम लिखना है, ये जो आपके सामने संरचना बना हुआ है, यह संरचना का नाम क्या है? इस संरचना का नाम क्या है? 3 संरचना दिया गया है, इस संरचना का आपको नाम लिखना है और इसका सूत्र भी। तो इसे आसान तरीका से बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की सारणी से कैसे बेहतर है? 3 कारण दें। इसके एक उदाहरण दें। संरक्षण से बचाव के 3 उपाय बताइए। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। तो आप सभी प्रश्न को भी याद रखिए। तो देखिए उत्तर में आपका सबसे पहला प्रश्न क्या था कि बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र क्या है? लिखें। बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र होता है CaOH2। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, याद अच्छे से कर लीजिए। बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र क्या हुआ? सीधा याद रखिए कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaHO2। और अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न था आपका। 12 नंबर प्रश्न था, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है? श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है? तो आपके सामने आंसर दिया गया है 12 नंबर का, धूसर रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न था, अम्ल और क्षार की जांच के लिए किन्हीं एक प्राकृतिक सूचक का नाम लिखें। तो लिटमस हो जाएगा, अम्ल और क्षार। देखिए जो ये अम्ल और क्षार, अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है आपका पीएच मान
अम्ल जितना भी आएगा ना तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। अम्ल जो होगा 7 से कम होगा, तो लिटमस जो है ये 7 से कम है। अगर कहता क्षारीय लिखने के लिए तो आप रक्त लिख देते हैं, क्योंकि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगर कहता आपको उदासीन लिखने के लिए तो उदासीन का मान कितना होता है, 7 होता है। तो याद रखिए कि अम्ल का पीएच मान यानी अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और क्षारीय का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। अब अगला प्रश्न था आपका 14 नंबर प्रश्न था, एक द्रव और धातु का नाम बताइए। एक द्रव्य और धातु का नाम बताइए। तो एक होता है कौन, पारा, और दूसरा ओ धातु भी है ब्रोमीन। आपके सामने आंसर है। तो ये ऑब्जेक्टिव था। और अगला प्रश्न है आपका 15 प्रश्न था, दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो दूसरे आवर्त में तत्व होता है 8। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8 होते हैं। आप पीछे करके आप क्वेश्चन भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो चलते, या तो प्रश्न को आप लिख लीजिए, छोटा छोटा प्रश्न ही है और ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब 16 नंबर प्रश्न है आपका, जो कि 2 नंबर से पूछा जाएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दें। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दें। तो 16 नंबर यहाँ पे उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में नंबर दीजिएगा और लिखिएगा, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से आप समझ गए। इसमें सिर्फ उपचयी और अपचयित लगाना है। यानी पहला क्या होता है, फिर से सुनिए। अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे, तो लिखिएगा उत्तर में, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए समझा सकते हैं, ऐसे भी आप वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CuO+H2, उसके बाद फिर लिखा है Cu+H2O, इसको इस तरह से लिखा गया है। तो इसमें देखिए ये वाला जो लास्ट वाला जो मिल रहा है इसे क्या कहते हैं, उपचयन। और शुरुआत जो मिल रहा है शुरू वाला को क्या कहते हैं, अपचयन। तो आप इस तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी में लिख करके। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आपका 17 नंबर पूछा था कि पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, रक्त का पीएच मान लिखें। तो देखिए जो बात हम बताए दोस्तों, वहाँ ये थोड़ा हट के लिखा हुआ है किताबी भाषा में, आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर सही होगा और जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर मिलेगा। तो 17 नंबर प्रश्न है, पीएच स्केल क्या है, रक्त का पीएच मान लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों। यानी कि पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन मतलब क्या, घोल। किसी विलयन यानी घोल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया, इस स्केल को बनाया गया। यानी किसी भी घोल में उसमें कितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसे ज्ञात करने के लिए क्या बनाया गया, स्केल का विकसित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब अगला प्रश्न है जो कि आपको मतलब पूछा गया था, जो इमेज में था। तो पहला इमेज आपका जो बना हुआ था वहाँ पे संरचना, तो उसका नाम क्या है,
आपका देखिए एक नंबर यानी कि यूपीएससी नाम बोला था लिखने के लिए, एक बार चलिए देख लेते हैं फिर से। ये इसका एक नंबर में, हाँ, एक नंबर के ये जो संरचना देख रहे हैं ये होगा आपका एक नंबर का, और ये होगा आपका 2 नंबर का, और ये होगा 3 नंबर का संरचना का नाम। दोस्तों इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, या आपको 2 नंबर में बनाने के लिए पूछ सकता है, तो इसे याद जरूर रखें। तो देखिए इसका आंसर अब यहाँ पे आ जाता है। तो एक नंबर में क्या है संरचना का नाम? क्लोरोप्रोपेन। दूसरा क्या है? मिथनेल। तीसरा क्या है? प्रोपीन। अब अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की सारणी से कैसे बेहतर है? 3 कारण दें। तो देखिए यहाँ पर आप उत्तर में लिखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। जो तत्वों का मौलिक गुण है, जो तत्वों का मौलिक गुण है, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पे ही एक कारण पकड़ा गया। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर है, परमाणु संख्या पर आधारित है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पे है, परमाणु संख्या और इसका क्या है? भार पर आधारित है। एक ही तत्व के कई परमाणु भार हो सकते हैं। एक ही तत्व के कई परमाणु भार हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर, ये 1 नंबर था, ये अब 2 नंबर। मेंडलीव की सारणी में अनेक विसंगतियां हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इन विसंगतियों को दूर किया गया हो। ये दूसरा था। अब देखिए तीसरा था। तीसरा अब कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव के उपवर्ग ए बी को हटाकर नए सिरों से 18 वर्ग बनाए गए हैं। इसे तत्व की स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये तीनों था आपके सामने में, देख रहे हैं, ये तीनों था। आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। जैसे कि हम बताएं कि देखिए तीनों कारण एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आप उकताइए नहीं, यानी कि आप ध्यान से हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, आप पूरा शांतिपूर्वक देखें। आपको आगे या पीछे जरूर समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो का जो एक रेशियो होता है ना शुरू से अंत तक, उसके बीच में समझाने का प्रयास कहीं ना कहीं होता रहता है। तो देखिए, तो प्रश्न था आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे बेहतर है? 3 कारण दें। तो पहला कारण आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पे है? परमाणु संख्या पर आधारित है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पे है, परमाणु भार पे है। तो ये एक हो गया आपका। अब उसी में बढ़ा दिया गया है आगे। दूसरा है मेंडलीव की सारणी में अनेक विसंगतियां हैं जो कि उसको दूर किया गया है। तीसरा था आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव के उपवर्ग ए बी को हटाकर वहां नए सिरों से 18 वर्ग बनाए गए हैं। इसे तत्वों की स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो 20 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया था